नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका एग्ज़ाम घाट में। महिला सुपरवाइज़र की एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है और हम आज शुरू करने वाले हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है और हम जानेंगे कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों में कौन-कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ग्रंथि है आपकी सेरुमेन ग्लैंड्स, कर्णमल ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ये कहाँ होती है? ये कान में होती है और इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसका नाम होता है मोम या ईयर वैक्स। आपने देखा होगा कि आपके कान से कुछ ऐसे तरल सा पदार्थ निकलता है, वही है आपका ईयर वैक्स या मोम, है ना? तो ये क्या करता है, अपने कान की सुरक्षा करने में भूमिका निभाता है। ग्लैंड्स का नाम है सेरुमेन और निकलने वाली जो पदार्थ है उसको कहते हैं मोम या ईयर वैक्स। ये ग्रंथि कहाँ होती है? ये ग्रंथि कान में होती है। दूसरी बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड्स कहाँ होती है? आँख में। अच्छा, एक दूसरी और एक ही तीसरी लैक्रिमल ग्लैंड। तो मीबोमियन और लैक्रिमल ये दोनों की दोनों ग्लैंड्स कहाँ होती है? आपकी आँख में होती है। मेबोमियन ग्लैंड से नाम से ही पता चलता है कि मेबोमियन से कौन सा पदार्थ निकलता है? मेइबन मेइबम पदार्थ का स्त्रावण होता है और यह आंखों को सूखने से बचाता है। सुबह के टाइम आप देखते होंगे कि आपकी आंख में कीचड़ जम जाता है ना, नमी बनी रहती है। तो ये काम किसका है? मीबोमियन ग्लैंड्स का है। मीबोमियन ग्लैंड से निकलने वाला जो मीबम पदार्थ है वो आंखों को सूखने से बचाता है। और ऐसे ही एक लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है जिसे हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंसू निकलेंगे। तो निकलने वाला पदार्थ क्या है? आंसू। और आंसू में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या काम करता है? ये जीवाणुओं को मारता है। जीवाणु को मारता है, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनको मारता है और आपकी आँख को साफ रखता है, नमी बनाए रखता है ना? तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलते हैं, उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम जो जीवाणु को मारता है, आँख को साफ रखने में, नम रखने में मदद करता है। थोड़ा सा मैं चित्र बना के अगर समझाऊं तो ये आपकी आंखें हैं और यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? ये यहाँ पर होती है लैक्रिमल ग्लैंड। ये होती है लैक्रिमल ग्लैंड, है ना? तो और ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ छोटे छोटे डक्ट होते हैं और इन डक्ट के माध्यम से आंसू जो है तो आँख में आता है और यहाँ से ऐसे बहते हुए यहाँ पे पंक्टम होते हैं, पंक्टम। और ये दो 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 होल होते हैं छोटे छोटे और यहाँ से पंक्टम के माध्यम से नाक से आंसू निकल कर, कई बार आपने देखा होगा ना कि जब आपको आंसू आते हैं तो आपकी नाक भी बहने लगती है। यही रीजन है कि पंक्टम के माध्यम से नासिका से होते हुए आंसू आपके नाक पे आ जाते हैं। तो ये है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स, ये है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स। तो हमने इस स्लाइड में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पढ़ी, कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी? सेरुमन ग्लैंड्स जो कि कान में होती है, मोबिमियन ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स ये कहाँ होती है? ये आपके आँख में होती है। आगे देखते हैं। आगे है आपकी स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड, स्वेट मतलब श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि नहीं है, ये श्वेत ग्रंथि है और ये त्वचा के अंदर मौजूद होती है ये वाली ग्रंथि। और इसमें निकलने निर्मित होने वाला पदार्थ कौन सा है? पसीना। इसमें पसीने का निर्माण होता है और ये पसीना जो है तो रोम छिद्र से होकर त्वचा पर निकल आता है और इसका काम क्या होता है? शरीर में नमी बनाए रखना और शरीर का तापमान नियंत्रित करना। नमी और तापमान ये नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? स्वेट ग्लैंड्स से निकलने वाला पसीना। और होठों में जो है तो श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से होंठ क्या होते हैं? सूख जाते हैं। ठंडी के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हम इसको बाहरी नमी देते हैं। बाहरी नमी इन द सेंस बोरो प्लस लगाते हैं, बोरोलिन लगाते हैं, है ना? तो इसका रीज़न क्या है कि होठों पर श्वेत ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अगले ग्लैंड्स की बात करें तो सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड मतलब इसी को बोलते हैं वसा ग्रंथि। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बोला करता है कि मेरी त्वचा जो है बहुत ज़्यादा क्या है? ऑयली त्वचा है। इसका मतलब ये कि उसके त्वचा में सीवम नाम का पदार्थ बहुत ज़्यादा है। तो सीबेसियस से आप सीवम को याद कर सकते हैं। तो ये सीवम एक तैलीय पदार्थ है जो कि निर्मित किसके द्वारा किया जाता है? सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है और यह भी कहाँ पाया जाता है? त्वचा के भीतर पाया जाता है और रोम छिद्र के माध्यम से बाहर आता है ना? रोम छिद्र के माध्यम से बाहर आता है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने पाचन तंत्र में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है और आपको याद होगा कि जब हम, अच्छा ये पैंक्रियाज नहीं है, यहाँ पे आप अमाशय कर लो, स्टमक। ये क्या है? यहाँ पे अमाशय है। तो जो अमाशय होता है उसमें एक जठर ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इसमें से निकलने वाला एक गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब कि जठर रस। और इस जठर रस में क्या पाया जाता है? इस जठर रस में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है पेप्सिन, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। तो मैंने आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन,
एक केसीन एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, उसका पाचन कौन करता है? तो रेनिन करता है। तो ये जठर ग्रंथि जो है आपकी एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसी को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? आमाशय स्टमक में पाई जाती है। इससे निकलने वाले जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और इसमें दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। चलिए अगले ग्लैंड्स की तरफ देखते हैं क्या है। अगला ग्लैंड है आपका यकृत। ये महिला सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने बताया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखता हूँ कि किसका आंसर सही होता है ना। और ये पेट के दाएं ओर स्थित होती है। ये लाल भूरे रंग की त्रिकोण आकृति वाली लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम की होती है। हम लोग इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इसी को लीवर बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं। पेट के दाईं ओर होती है और ये लाल भूरे रंग की त्रिकोण आकृति वाली क्या होती है? 1 से 1.5 किलोग्राम की ग्रंथि है। इस लीवर जो होता है ना, ये लीवर यकृत, इसमें गिल्सन कैप्सूल नामक झिल्ली से ये ढका होता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। अब एक बार हम इसको चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अगली स्लाइड में देखें तो इसके दो भाग होते हैं, अभी हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। तो राइट लोब क्या होता है? राइट लोब बड़ा भाग होता है, और लेफ्ट लोब कैसा होता है? छोटा भाग, अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। और दोनों लोब, ये जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को जो मिलाने वाला लिगामेंट है वो कौन सा है? फाल्सीफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? फाल्सीफॉर्म। अब प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा कि लीवर में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। दोनों भागों को मिलाने वाले लिगामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो फाल्सीफॉर्म नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन जाएगा कि लीवर की जो कार्यात्मक इकाई है तो वो क्या है? तो आप बताएंगे कि लीवर की कार्यात्मक इकाई लोब्यूल्स है। तो ये लोब्यूल्स है इसकी कार्यात्मक इकाई, और ये लोब्यूल्स जो है बहुत सारे होते हैं, लाखों, और ये प्रत्येक लोब्यूल्स जो है लाखों हेपेटोसाइट्स कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना होती है। पहला तो ये कि लीवर की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो लोब्यूल्स है। लोब्यूल्स किससे बने होते हैं? हेपेटोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बने होते हैं। और इस यकृत से ही क्या निकलता है? पित्तरस का स्त्रावण होता है। पित्तरस को ही क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और जो इसके नीचे नाशपाती आकार की थैली पित्ताशय है, यानी कि गॉल ब्लैडर में ये संचित होता है। तो ये देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका है यकृत। और यकृत में क्या क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि एक इसमें लिगामेंट होगा फाल्सीफॉर्म। तो ये आप देख पाएंगे, ये लिगामेंट है, ये इसको जोड़ता है, इसी को बोलते हैं क्या? ये क्या है? ये है फाल्सीफॉर्म, इसका नाम है फाल्सीफॉर्म। ये क्या है आपका? ये आपका लेफ्ट लोब है, और ये है आपका राइट लोब है ना। और ये आपका अब ये आपका पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, ये आपका पित्ताशय है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो नसें निकल के ये जो नसें निकल के आ रही हैं, ये क्या है? बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट मतलब, कहने का मतलब ये कि यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस है वो इसी बाइल डक्ट के माध्यम से, इसी पित्त को बोलते हैं बाइल, तो इसी जो नली से पित्त रस जो है तो निकल के कहाँ आता है? पित्ताशय में आता है। और पित्ताशय से निकल करके ये जाता है कहाँ? छोटी आंत के डेडुनम में, और छोटी आंत के डेडुनम में फिर पित्ताशय से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो अब ये पित्तरस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका पित्तरस। पित्तरस क्या होता है? इसी को बोलते हैं बाइल जूस। पीला क्षारीय द्रव्य होता है, ठीक है, पीला क्षारीय द्रव्य होता है। पीएच मान 7.7 होता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये द्रव्य क्षारीय है तो पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा। अगर ये अम्लीय होता तो 7 से कम होता। तो ये 7.7 है, इसका मतलब ये कि क्षारीय है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि पित्तरस का पीएच मान होता है, ऑप्शन में दे देगा 7.1, 7.4, 2.8, 7.7। तो आंसर हो जाएगा 7.7। पित्ताशय से निकलकर भोजन पचाने हेतु छोटी आंत के डेडुनम में आता है। स्वाभाविक सी बात है कि पित्तरस है, यकृत में बनता है, पित्ताशय में संचित होता है, और पित्ताशय से निकल करके जो आपकी छोटी आंत है उसके डेडुनम वाला जो भाग है वहाँ पर आकर ये पाचन की क्रिया में भाग लेता है। दूसरी बात क्या है? इमल्सीकरण की क्रिया में वसा को तोड़ने का काम पित्तरस के द्वारा किया जाता है। अब भाई साहब, इमल्सीकरण क्या होता है?
इमल्सीकरण में आपको बता दूं कि जो वसा का पाचन है बहुत कठिन प्रक्रिया से होता है, और वसा का पाचन करने के लिए वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और वो तोड़ने का काम जिस रस के द्वारा किया जाता है वही रस है पित्त रस। तो पित्त रस की भूमिका इमल्सीकरण में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो पित्त रस के सॉरी यकृत के कार्य देख लेते हैं कि यकृत के क्या क्या कार्य हैं। तो यकृत जो है तो फाइब्रिनोजन, हिपेरिन और एल्बुमिन जैसे प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसमें से ये कौन कौन से प्रोटीन बनाता है? फाइब्रिनोजन, हिपेरिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन हो गया। हेपेरिन का क्या काम होता है? हेपेरिन का काम होता है कि ये प्रोटीन जो है शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। अगला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में। और इस प्रोटीन का काम होता है कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ब्लड का जो थक्का बनाने का काम करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजन। क्योंकि अगर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड निकलता ही रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला है प्रोटीन के उपापचय में। तीसरा पॉइंट है अधिक प्रोटीन की मात्रा को कहे में चेंज करता है? कार्बोहाइड्रेट में। अब मान लो कि आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई है तो ये किस में बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट में इसको बदल देगा। चौथा है लोहा, तांबा और विटामिन। विटामिन में कौन कौन से? ए, ई, डी, के और B12 को संचित करता है। तो यकृत में कौन कौन से विटामिन संचित होते हैं? ए, ई, डी, के और B12। अब प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संचित नहीं किया जाता है? ऑप्शन दे देगा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि यकृत में कौन से विटामिन संचित होते हैं? ए, ई, डी, के और B12, है ना। भोजन में अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर के मार दिया गया है तो उसका पता भी यकृत से ही पता चलता है। जब डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं तो यकृत के माध्यम से ही उनका पता चल पाता है कि इसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई है। तो भोजन में जहर, शराब, दवा, हानिकारक पदार्थ आदि को शरीर से बाहर निकालने का काम भी किसका है? यकृत का है। और जब शरीर से बाहर निकालने में यकृत असमर्थ होता है उस स्थिति में आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुराने आरबीसी को नष्ट करने का काम भी कौन करता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। ब्लड में शर्करा की मात्रा को भी कौन नियंत्रित करता है? यकृत करता है। अगला कार्य क्या है? ग्लूकोज अधिक होने पर उसे ग्लाइकोजन में बदलता है। उदाहरण के तौर पर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने एनर्जी ले ली और आपने उसको वेस्ट नहीं किया, तो ये क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपकी, जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, उसको कहे में बदल देगा? ग्लाइकोजन में। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को वापस ऊर्जा में बदल करके आपको प्रदान करेगा और आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो यकृत के इन कार्यों के अलावा और कुछ कार्य हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था इमल्सीकरण की प्रक्रिया, इमल्सीकरण की क्रिया में यकृत से संबंधित है, और इस इमल्सीकरण में जो है तो पित्त, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो जो है तो इमल्सीकरण क्रिया में भाग लेता है और वसा का पाचन करता है। अब ये सिरोसिस बीमारी का संबंध किससे है? आपके यकृत से है। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में अब मैं 1 मिनट में आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने कुछ ग्रंथियों के नाम पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा? एक सेरुमन ग्लैंड्स। ये कहाँ होती है? कान में होती है। और ये मोम, इसी को क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स का निर्माण करती है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था मीबोमियन ग्लैंड्स। ये कहाँ होती है? ये आपके आँख में होती है और आँख को सूखने से बचाती है। तीसरी हमने ये भी आँख से पढ़ी थी, इसको हमने पढ़ा था लैक्राइमल ग्लैंड्स। ये क्या करती है? यहाँ से कौन सा, यहाँ से, अच्छा, यहाँ से मीबम पदार्थ निकलता है, मीबम। और यहाँ से क्या, ये भी आँख से संबंधित है। और यहाँ से कौन से, यहाँ से आंसू निकलते हैं, है ना। इसके बाद हमने पढ़ी थी स्वेट ग्लैंड। यहाँ से पसीना निकलता है रोम छिद्र के माध्यम से। और इसके बाद ऐसा ही एक हम सीबम वाला पढ़े थे, बेसियस ग्लैंड। यहाँ से क्या निकलता है? सीबम निकलता है ना। हमने एक लीवर पढ़ा। लीवर में हमने क्या क्या पढ़ा? लीवर के 2 भाग होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बीच में दोनों लोब को मिलाने वाले लिगामेंट को हमने क्या बोला था? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट हमने बोला था। जो राइट लोब है वो साइज में बड़ा होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त रस निकलता है जो कि क्या करता है? इमल्सीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके अलावा यकृत में बहुत सारे तत्व संचित होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, विटामिन है, ए, ई, डी, के, विटामिन B12। तो ये सारे विटामिन संचित होते हैं।
उसके अलावा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है, पुराने आरबीसी को नष्ट करता है। तो ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? यकृत के द्वारा किए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में एक नया ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमारी अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, है ना। अब ये अग्नाशय जो होती है, एंजाइम और हार्मोन्स, हमने पढ़ा था कि 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो जो मिक्स्ड ग्लैंड था मतलब है कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्त्रावित करेंगे। तो अग्नाशय जो है तो एंजाइम भी स्त्रावित करता है और हार्मोन्स भी स्त्रावित करता है ना। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके मुख्य 2 कार्यात्मक भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं एसिनी और दूसरे को बोलते हैं हम लैंगरहैंस। इसमें एसिनी जो होता है उसमें से क्या निकलता है? एंजाइम, और इस लैंगरहैंस से क्या निकलता है? हार्मोन्स। और एंजाइम अब कौन कौन से निकलते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, और एक और लिख लो आप इसमें, एमाइलेज, है ना, एमाइलेज। हार्मोन्स में कौन कौन से? ग्लूकेगॉन, दूसरा है इंसुलिन, और तीसरा है सोमेटोस्टेटिन, है ना। तो ये 3 हार्मोन्स निकालते हैं, और ये जो है तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, एमाइलेज, ये क्या है? ये एंजाइम इससे स्त्रावित होते हैं, और यही कारण है इसको मिश्रित ग्रंथि बोलने का। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो अग्नाशयी रस है ना, तो ये क्या है? ये एक एंजाइम है, एक अग्नाशयी रस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखते हैं, इसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयी रस क्या होता है? डेडुनम में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और पूर्ण पाचक रस की भूमिका निभाता है। पूर्ण पाचक रस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है तो ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, लाइपेज वसा का भी पाचन हो रहा है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है ना। तो प्रोटीन का भी पाचन, वसा का भी पाचन, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन, मतलब लगभग जो है सारी चीज़ों का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, और अग्नाशयी रस के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, और यह रस छोटी आंत के डेडुनम में आता है। ठीक है। अब जो ये अग्नाशयी रस होता है, ये कैसा द्रव्य है? ये क्षारीय द्रव्य है। पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है, और इस अग्नाशयी रस में 98% जल होता है, 2% एंजाइम होते हैं। वो कौन से एंजाइम है? वो ये एंजाइम है जिसको हमने अभी पढ़ा। ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब उस भाग को देखते हैं जो क्या करता है? हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। तो ये है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो इसमें 3 कोशिका महत्वपूर्ण है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, और एक है डेल्टा कोशिका। तो अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगॉन। तो अल्फा से कौन सा निकलता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, है ना। बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, तो बीटा कोशिका से। और डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है? इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, है ना। तो ये हार्मोन, अब इन हार्मोन से क्या क्या शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो ग्लूकेगॉन है, तो ग्लूकेगॉन ग्लूकोज से संबंधित होगा, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। तो अल्फा जो कोशिका है वहां से निकलने वाला ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। बीटा कोशिका क्या करता है? बीटा कोशिका जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? प्रश्न बनेगा, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, लैम्डा कोशिका, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा कैसा? बीटा कोशिका। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? बीटा कोशिका, इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन्स का अगर अल्प स्त्रावण होगा तो क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा। कैसे? अब मान लो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण थोड़ा सा हो रहा है, तो जो हमने शक्कर खाई है उसका पाचन नहीं हो पाएगा, और जब उसका पाचन नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज का नियंत्रण हमारी बॉडी में कैसे होगा? तो मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम? शुगर या डायबिटीज बोलते हैं। अब इंसुलिन हार्मोन्स का अगर अति स्त्रावण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सारी की सारी ग्लूकोज को वो खत्म कर देगा, और इसी स्थिति में क्या हो जाएगा? शर्करा की मात्रा जो होनी भी चाहिए जो शरीर में थोड़ा बहुत, वो भी नहीं बचेगी, और ऐसी स्थिति को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों ही स्थिति खतरनाक है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो एक क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक शर्करा खाने से किसी को डायबिटीज़ नहीं होता, या कम शर्करा खाने से कोई डायबिटीज़ से नहीं बच जाता, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंसुलिन हार्मोन्स किस स्तर पर स्त्रावित हो रहा है। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका में कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या काम है? भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाने का कार्य करता है। अच्छा, ये स्वांगीकरण क्या होता है? हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ठीक है। पाचन के बाद क्या होता है?
अवशोषण होता है, जो पाचक पदार्थ हैं वो ब्लड में जाते हैं, और अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण स्वांगीकरण का मतलब ये है कि जो हमने पोषक पदार्थ खाए हैं वो हमारी कोशिका में द्रव्य के रूप में कितने कार्यशील हो। तो जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स है वो स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है ना। चैनल से जुड़े रहें, हम लोग महिला सुपरवाइजर के लिए लगातार वीडियो डालते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।